Very good evening, friends, and welcome to Defense Joes. Myself, Anand Singh, and today I am going to discuss the NCRT of Geography, Class 7, Chapter 1, Environment. Okay, so this is the new series. Okay, एनसीईआरटी का एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास सेवेंथ क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। और उसके बाद और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके एनसीईआरटीज़ को हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ओके, एंड ज्योग्राफी आपका स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है वो उसका बेस होता है आपका ज्योग्राफी का। आपका बेस होता है एनसीईआरटी। ओके, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए जिसमें कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको मिलता जाए आपको मटेरियल, और आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टेंस जो लोग दूर दराज से हैं, गांव में रह रहे हैं, उनके पास एनसीईआरटी एक्सेस नहीं है, बुक्स नहीं है, बट फ़ोन अगर उनके पास है यूट्यूब के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं इन लेक्चर्स को। ओके, सो गाइज ये कंप्लीट सीरीज़ बनेगी। आप लोग इसको अच्छे से लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जो भी नीडफुल पर्सन है उन तक ये बात पहुँचाओ कि अगर उनके पास बुक्स नहीं है तो वो इस मीडियम के थ्रू वो यूटिलाइज कर सकते हैं इस मीडियम का, और अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके वही वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। बाकी बुक्स में और भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना चाहिए और आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। जैसे ये स्टोरी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इस स्टोरी को आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं मानेंगे इसको। इसको आप मानेंगे कि ये आपका एज अ लेजर टाइम आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, बट यहाँ पे फॉर लेक्चर पर्पस मैं ये जो हाईलाइटेड है मैं उसको आपको पढ़ के थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा वो लाइफ, जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट है। ओके, जिससे जो हम अगर हम जी रहे हैं तो उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हमको चाहिए। हमको हवा ले ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए। ठीक है, ड्रिंक करने के लिए वाटर चाहिए एंड फूड चाहिए। ओके, फॉर आवर सर्वाइवल। तो ये चीज़ें हमको कौन प्रोवाइड करता है? इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड लैंड वेयर वी लिव। ओके, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? इन्वायरमेंट के द्वारा। ओके, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? तो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया? नेचुरल इन्वायरमेंट जो है हमारा उसको मॉडिफाई किया काफ़ी कंस्ट्रक्शन करके, डेवलपमेंट के नाम पे कंक्रीट के जंगल्स क्रिएट किए गए हैं, कार्स मैन्युफैक्चर किया जो कि पोल्यूट कर रही है एयर को। जो हमको मिला गिफ्ट में, एयर मिला, वाटर मिला, लैंड मिला। ठीक है, और हमने उसी जितने भी चीज़ें हमको गिफ्ट मिली हम उन्हें उसको मॉडिफाई करने के चक्कर में हमने पॉल्यूट भी किया उस चीज़ को। जैसे एयर के लिए हमने कार बना दिए, फैक्ट्रीज लगा दी जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर पोल्यूशन, जो वेस्ट हैं फैक्ट्रीज़ की वो वाटर में डिस्पोज हो रही हैं, रिवर्स में। उसके बाद ओशियंस में भी। और उसके साथ साथ हमने लैंड में क्या है, कंक्रीट के जंगल्स बना दिए, कंक्रेटाइजेशन कर दिया हमने लैंड्स का। तो इस तरीके से हमने मॉडिफाई किया, ह्यूमन बीइंग ने इंक्रोच किया इन नेचुरल इन्वायरमेंट को, और काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट हुए भी हैं और उसके साथ साथ पोल्यूशन भी किया हमने। ओके, ह्यूमन बीइंग। ओके, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, दैट व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? अगर आपको पूछा जाए, कोई कोई पूछे कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये देखिए आप, ह्यूमंस मेड हैं। एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है हमारा, एक इन्वायरमेंट है दो टाइप से है, एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है और एक है नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, सो नेचुरल आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है जो वाटर हो गया, इसमें एयर हो गया, लैंड हो गया एंड लिविंग थिंग्स और बायोस्फेयर। तो लिविंग थिंग्स और बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर क्या होता है? एक 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 दायरा होता है, एक स्पेस होता है जिसमें एयर, वाटर, लैंड, ये तीनों चीज़ एक जहाँ पे पाया जाता है उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ओके, तो जहाँ पे बायोस्फेयर, बायोस्फेयर मतलब क्या हुआ? बायो मतलब लाइफ, स्फेयर, जहाँ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो पाई जाती हैं उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ओके, लिथोस्फेयर, लैंड को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर, जहाँ पे हम रहते हैं। ओके,
एंड एयर को एटमॉस्फेयर, ठीक है। एयर जो हमारे सराउंडिंग में है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। वाटर का जो पार्ट होता है हमारे अर्थ सरफेस पे 70% वाटर है, ये सभी लोगों को पता है। अप्रॉक्सीमेट 30% लैंड है। तो वाटर का जो एरिया है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। सो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए what is difference between hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. Okay, and all these collectively called एटमॉस्फेयर। ओके, ये सारा कुछ एक साथ जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और इन्वायरमेंट, ठीक है, सॉरी इन्वायरमेंट बोलते हैं, इन्वायरमेंट। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेयर एयर वाले पोर्शन को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, जो एयर हमारी सराउंडिंग में है उनको उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, राइट। सो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट नेचुरल। एंड दिस इज ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, रोड्स हो गए, इनडिफिनिट थिंग, जो भी चीज़ें ह्यूमंस के द्वारा डेवलप की गई वो इन्वायरमेंट जो है वो किस में आता है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ओके, और ह्यूमंस ने क्या क्या किया? ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल्स, फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर उसके बाद रिलीजन, फिर एजुकेशनल, फिर ये जो एक डिवीज़न है कि ह्यूमंस किस तरीके से बाइफरकेट किए जा सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप ह्यूमंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ह्यूमन इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो फैमिली में भी हो सकता है, वो कम्युनिटी में भी हो सकता है, और रिलीजन में भी हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है। कई पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के तौर पे, ठीक है। सो ये एक है। और थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक। बायोटिक मतलब बायो मीन लाइफ, तो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, जिसमें लाइफ है उसको बोलते हैं बायोटिक। एंड जिसमें लाइफ नहीं है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिसमें लाइफ नहीं है, लिविंग नहीं है जो, उसको बोलते हैं एबायोटिक। तो बायोटिक का एग्जांपल क्या हो गया? प्लांट्स एंड एनिमल। एंड एबायोटिक का एग्जांपल आप देखेंगे तो लैंड्स, ठीक है। प्लांट्स में ग्रोथ होता है, लाइफ होती है, एनिमल्स में ग्रोथ होता है, लाइफ होती है, इसलिए प्लांट्स को, एनिमल को बायोटिक के कैटेगरीज में रखा गया है और लैंड्स को एबायोटिक कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। फ्रॉम एबव कन्वर्सेशन, ओके, एक कन्वर्सेशन जो आपका हुआ अभी, आपको जो स्टोरी आपने पढ़ा होगा उसमें आपको देखो क्या निकल के आ रहा है। फ्रॉम एबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट पीपल that place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. So जो peoples हैं, ठीक है, places हैं, things हैं, nature है, ये इस सब का सराउंडिंग जो है हमारे सराउंड जो करते हैं हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ओके, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। सो इन्वायरमेंट जो है कम्बिनेशन है किसका? नेचुरल और ह्यूमन मेड का। ओके, and while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions exist on the earth, ठीक है। तो उसी तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट को बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों का क्या है? सम्मिश्रण है, और दोनों का यू कैन से ये कोलेमरेशन है। ओके, एकोमलेशन है, दोनों का सम्मिश्रण है। ओके, मिक्सचर ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं आ रहा था बट ये आप समझ सकते हो, ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड ऑल। ओके, तो अभी देखो इन्वायरमेंट्स वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ का है? फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। कहाँ से आया? इन्वायरनर, इन्वायरनर, ठीक है। इन्वायरनर वर्ड से इन्वायरमेंट वर्ड आया है। इन्वायरनर मीनिंग क्या होता है? नीबरहुड, कि आसपास आपके पड़ोस में क्या चीज़ है वो सारा कुछ इन्वायरमेंट है। ओके, सो ये फ्रेंच वर्ड है इन्वायरमेंट, और इसका मीनिंग क्या है? आपका नेबरहुड, राइट। सो अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखना है, आप लोगों को लेट्स डू, जो ये सब चीज़ें दी जाती हैं यहाँ पे साइड साइड में छोटी छोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और आपको इन सब चीज़ों को करना चाहिए अपनी लाइफ में। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इन सब चीज़ों को रिलेट करना चाहिए। लुक एट योर सराउंडिंग, मेक ए लिस्ट ऑफ व्यूज दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। तो आप लोगों को एक काम करना चाहिए, चलो लिख नहीं सकते हो आप, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपके आसपास जो भी लैंड्स हैं वो किस किस यूज़ में हैं, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नेचुरल इन्वायरमेंट जो आपके अराउंड सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का है, राइट। लेट्स डू, वेयर डज द वाटर यू सी इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम,
ठीक है। आपको ये कार्टून्स क्यों बनाए जाते थे, बच्चों में ये जो कार्टून्स के थ्रू और ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किया जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इसको आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जबकि आप लोग अभी ये सोच सकते हो आसानी से, बट अगर आप 7th स्टैंडर्ड में रहे होंगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, कहाँ से पानी आता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिटिकल चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, देखती चलनी चाहिए। ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, लेट अस स्टार्ट। Land, water, air, plant, animal comprise the natural environment. Okay, land, water, air. Let me take plus. Land, water, air, plants, and animal comprise the natural environment. Okay, natural environment. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। अभी मैंने आपको बताया लिथोस्फेयर लैंड को बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर वाटर के सराउंडिंग को बोलते हैं, एटमॉस्फेयर एयर को बोलते हैं, बायोस्फेयर जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ पाई जाती हैं, जहाँ पे लाइफ पाया जाता है, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ओके, लेट अस लर्न सम मेजर फैक्ट अबाउट दीज डोमिनेंट डोमेन्स। अलग अलग चीज़ें से सबके बारे में देखते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। बायोस्फीयर वो रीजन है जहाँ पे ये सारा कुछ पाया जाता है, एयर भी, लिथोस्फीयर भी, वाटर भी, ये सारा कुछ जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे लाइफ सस्टेन किया जा सकता है। ओके, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। सो लिथोस्फीयर क्या है, जो एक सॉलिड पार्ट है, जो लैंड है हमारे अर्थ सरफेस पे, जो सॉलिड पार्ट है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड कन्वर्ट बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। ओके, थिन लेयर ऑफ सॉयल से कवर्ड है, रॉक से बना हुआ है और मिनरल्स से बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैलीज। ओके, सो अलग अलग टेरेन से बना हुआ है हमारा जो लैंड सरफेस है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज़ हैं। प्लेट्यूज माउंटेन्स में डिफरेंस होता है कि माउंटेन एक कोनिकल पीक जैसा होता है, बट प्लेट्यू एक लेवल तक ऊंचा होता है, बट उसका जो टॉप सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको समझना चाहिए। प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन दी ओशियन फ्लोर। तो जो हमारा लैंड फॉर्म है वो हमारा ओशियन फ्लोर के नीचे जो हमारा पानी है, जहाँ पे समुद्र है, उसके नीचे भी हमारा एक लैंड फॉर्म है, ठीक है, जो हमारा सॉलिड लैंड फॉर्म है, और जो हम जिस लैंड पे हम रहते हैं वो भी है। ठीक है, दो तरीके के लैंड फॉर्म दोनों जगह, मतलब ओशियन में भी आप देखेंगे तो ग्योट्स हैं, मतलब माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म है, जिस तरीके से कि आपको लैंड सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। ओके, लिथोस्फीयर इज द डोमिनेंट is the domain that provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture, human settlement and also source of mineral wealth। तो जो हमारा लिथोस्फेयर है ये हमारे लिए क्या क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड जिसपे ग्रास वगैरह होती हैं ग्रेजिंग के लिए, ठीक है, फॉर आवर एनिमल्स, लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए, जो ह्यूमंस के लिए सेटलमेंट होता है, जिसपे हम लोग अपना बिल्डिंग्स जहाँ पे बनाते हैं, जहाँ अपनी जो भी फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो लैंड सरफेस होता है। तो ये सारा कुछ लैंड हमको प्रोवाइड करते हैं, लैंड सरफेस पे हम कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो जो मिनरल्स हमको ज़रूरत होते हैं वो भी लैंड से, लिथोस्फेयर से आप लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है, लेते हैं। द डोमेन्स ऑफ वाटर प्रिफर्ड रेफर टू द हाइड्रोस्फेयर। जो हमारा डोमेन्स है वाटर का उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। मैंने बोला अभी आपको कंपोनेंट जब पढ़ा रहा था तभी। तो इट कंप्राइज द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा वाटर बॉडीज है, जो भी डिफरेंट लाइक ओशियन में हो, रिवर्स में हो, आइस कैप में हो, सीज में हो, तो लेक्स में हो, रिवर्स में हो, तो पॉन्ड में हो, जहाँ भी है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ओके, और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर देयर लिविंग। ओके, जिंदा रहने के लिए वाटर जरूरी है। ठीक है, सो द एटमॉस्फेयर, थर्ड डोमेन क्या आता है हमारा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। तो एयर का थिन लेयर जो है कुछ किलोमीटर तक हमारा जो सराउंड करता है अर्थ को, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जो एयर का होता है, ठीक है, जिसमें एयर होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे अर्थ का, वो हमारे एटमॉस्फेयर को अराउंड, हमारे हमारे चारों तरफ उसको बाइंड करके रखता है। ठीक है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर अर्थ में मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो
किसी और जगह भी जा सकता था। तो वो एक कवरेज है, आपको एक तरह से देखेंगे तो कवर करके पूरे इन्वायरमेंट, पूरे अर्थ सरफेस को हमारा जो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, उसको बना के रखता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस। ओके, let me start next slide. It protects her from harmful rays and scorching heat of the sun. जो एटमॉस्फेयर है हमारा, हार्मफुल रेज जो सन्स के थ्रू आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवीज रेज है, ठीक है, यूवीज रेज, ओजोन, ओजोन सरफेस हमारा जो एटमॉस्फेयर में है, आप जब मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ओजोन सरफेस से हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जो कि उस हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है ओजोन सरफेस। तो जो एटमॉस्फेयर है ये उसका ही पार्ट है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर से हमारे जो हार्मफुल रेज आती हैं सन से, उसको हमको एटमॉस्फेयर हमको बचाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, एवरीथिंग। सो बहुत सारे गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो इट द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस ए चेंज इन दी वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में अगर चेंज होता है तो हमारे वेदर में, हमारे मौसम में और क्लाइमेट में हमारे चेंज होता है। तो वेदर एंड क्लाइमेट थोड़ा सा बड़ा बड़ा टर्म है, अलग अलग टर्म है। सो वेदर एक टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, बट क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। थोड़ा सा बेसिक मैंने अपनी बता दिया। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में उसको डिटेल में मैं बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, एंड प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक दी बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम है वो कंप्लीट जो मिला करके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर को बनाते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विच ईच अदर टू सपोर्ट द लाइफ। तो बायोस्फीयर जो रीजन है वहाँ पे तीनों चीज पाई जाती है, एयर भी, वाटर भी और लैंड भी, जहाँ पे लिविंग बींग्स जो है रहते हैं, सस्टेन करते हैं, लाइक वी, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग, लाइक ओके। उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जहां पे तीनों चीज पाई जाएंगी उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, अब इकोसिस्टम क्या है, ग्लॉसरी जो आपको थोड़ा सा देखना है क्या क्या है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organism with each other and with physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by the ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ओके, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है, इट इज द सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमारा जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, लाइक ह्यूमंस का इंटरेक्शन एनिमल्स के साथ, लैंड्स के साथ और इन्वायरमेंट्स के साथ, वो एक फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर मिला करके बनता है हमारा टोटल इकोसिस्टम। ओके, इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। तो जो हमने हमारा केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं दूसरे लाइक बींग्स के साथ, लाइक एनिमल्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, वो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके, लिंक बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और मटेरियल का ट्रांसफर होता है, और सारा कुछ एक इकोसिस्टम में ही रहता है। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम इज ऑल अबाउट। at an NCC camp that Ravi class was attending, Jesse excited what a heavy downpour, downpour means बारिश ज़्यादा होने लगती है, उसको बोलते हैं what a heavy downpour. Okay, it remind me my home in Kerala. You should come and see how pours pours over the lush green field and coconut plantation. Hira from Jaisalmer exclaim, "We got no rain. We see only kikar and sand as far as eyes can see. But you also find camels." Also said Ravi. Okay, so ये देखो, ये जो इंट्रैक्शन है, अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग इकोसिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो केरल में है, जहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल होता है और वहाँ पे लसियस ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, एक और ऐसा ही राजस्थान है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे डेजर्ट्स वाले सिचुएशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो ये बताया जा रहा है इस स्टोरी के थ्रू, ये आपको इसके थ्रू आपको बताया जा रहा है, एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है आपके माइंड में। ठीक है, कि किस तरीके से आप अलग अलग इकोसिस्टम को बाइफरकेट कर सकते हो, कि केरल में जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट है, जो राजस्थान में है इकोसिस्टम वो डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, अभी चलो पढ़ते हैं हम लोग। हीरा सेट, not just camel, if you visit our desert you will also see snakes, lizard and many insect too.
ठीक है। तो हीरा बोलता है कि ये सारा कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, स्नेक भी मिल सकता है, लिजर्ड भी, मैनी इंसेक्ट, ठीक है। रवि वंडर, व्हाई डू द एनिमल वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड विथ ईच अदर? ओ यस, वेरी मच सो, ठीक है। टीचर रिप्लाइड। तो देखो, अलग अलग इकोसिस्टम होने की वजह से अलग अलग तरीके के वहाँ पे क्रिएचर्स मिल रहे हैं, स्नेक्स मिल रहा है अलग तरीके से, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अलग है। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लाइमेट जैसा होगा उसी टाइप के वहाँ पे एनिमल्स पाए जाएंगे, उसी तरीके की वहाँ पे हैबिटेशंस होगी, उसी तरीके का वहाँ का वेजिटेशंस होगा। तो इसी तरीके से चीज़ें अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम में डेवलप होती हैं। ओके। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नोट करने के लिए, जो भी ऑन 5th ऑफ जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ओके। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5th जून को। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अपने मटेरियल, जब आप नोट्स बना रहे हो अगर, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर सकती है। आपके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम आ भी सकता है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। आपको बेसिक जनरल नॉलेज के तौर पे भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाटर सिस्टम क्या होता है? इट इज अ ट्रेड विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बाटर सिस्टम क्या होता था? इकोनॉमी में भी आप पढ़ोगे। बाटर सिस्टम पहले समय में क्या होता था कि आप पहले सभी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो मान लो किसी ने पोटैटो की एग्रीकल्चर किया, किसी ने मतलब आलू उगाए, और उसको चाहिए खाने के लिए टमाटर, तो वो क्या करता है कि 1 किलो आलू दे करके आधा किलो टमाटर ले लेता है, या जो भी उस समय का सिस्टम होता है। तो उसमें मनी का कोई यूज़ नहीं हुआ। अभी क्या है कि हम पैसे रखते हैं, तो पैसे से हम मीन्स ऑफ मतलब एक्सचेंज है, मनी इज़ द मीन्स ऑफ एक्सचेंज। पैसे से हम आलू भी खरीद सकते हैं और गेहूँ भी खरीद सकते हैं एक ही चीज़ से। बट वहाँ पे क्या होता था कि कुछ गेहूं का पार्ट दे करके हमको कुछ टमाटर मिल जाते थे। एक एग्जाम्पल है। तो इसी को बोलते थे बाटर सिस्टम, जिसमें पैसे का यूज नहीं होता था, एक गुड्स का एक्सचेंज करते थे एक दूसरे में। ओके। सो ये एक तरीके था, ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं जो इमीडिएट सराउंडिंग्स में अपने डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट मीन्स कि कुछ किसी को किसी से कुछ मिलता है और किसी से किसी को कुछ मिलता है, और दोनों को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है एक दूसरे से। तो ये हुआ इंटरडिपेंडेंट। ओके। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन, ठीक है, और जो भी रिलेशन जो है हमारे सराउंडिंग से हमारा है, वो एक क्या बनाता है? इकोसिस्टम, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन अपने सराउंडिंग से होता है वो क्या बनाता है? इकोसिस्टम, राइट। सो ये दिस इज द थिंग। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर। तो एक इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे, जैसे कि आप सपोज करो कि इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे सारे लोग एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वाटर जो आप बॉडीज देख रहे हो, ओशियन देख रहे हो, वो एक इकोसिस्टम है। लैंड पे आप फॉरेस्ट देख रहे हो, वो एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे को हेल्प करके वहाँ पे सस्टेन करते हैं, ठीक है। लाइक अगर ग्रासलैंड देख लिया आपने, वहाँ पे भी एक इकोसिस्टम चल रहा है। वहाँ पे जो ग्रासलैंड में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से चीज़ों को हेल्प करके। तो डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है जहाँ पे स्नेक, लिजर्ड और इस तरीके की लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रही हैं। माउंटेन्स हो गया, वहाँ भी एक इकोसिस्टम डेवलप हो रखा है। लेक्स में अलग इकोसिस्टम डेवलप, अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम डेवलप हो रखा है। ओके। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? तो जो पार्क था जिसमें रवि और उसके फ्रेंड प्ले कर रहे थे, वो भी एक इकोसिस्टम बना रहा है, ठीक है। तो ये एक इकोसिस्टम मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पे एक लाइफ सस्टेन कर रही हो, ठीक है, वो एक इकोसिस्टम बना देती है, ठीक है। जहाँ पे अलग सा कुछ क्लाइमेट हो, वहाँ पे कुछ अलग टेम्परेचर हो, वहाँ की कुछ अलग अलग चीज़ें हों, राइट। सो ये एक चीज़ें थी, ठीक है। और ये एक कुछ कुछ मैंने आपको बताया। ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है।
तो ह्यूमन बीइंग ने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट किया और अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया, ठीक है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसा उनको ज़रूरत पड़ता चला गया, जहाँ जहाँ रोड बनानी पड़ी, जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज लगानी पड़ी, उसकी चीज़ें अलग, ऐसे ऐसे चीज़ें मॉडिफाई होती चली गई, ठीक है। द अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्फ टू दी नेचुरल सराउंडिंग्स, अर्ली ह्यूमन्स ने नेचुरल सराउंडिंग्स में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था। बट अभी जो हमारा मॉडर्न डेज चल रहा है उसमें हम क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, राइट, लाइक कंस्ट्रक्शन के थ्रू, जो भी है चीज़ें आपको पता है, ठीक है। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट, nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learn new ways to and change their environment. They learn to grow crops, domesticated animal, lead to settled life. The will and this is the transportation become faster. Information revolution made the communication easier and speedy across the world. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot रोस्टेड पीनट इन अ विंटर? ओके, सो क्या हुआ कि जो हमारा पहले जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स थे वो नेचर के साथ अडॉप्ट करके अपने नीड को फुलफिल करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रोथ करते गए, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता चला गया, हमने अपने अपने अकॉर्डिंग्स, अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन किया अपने इन्वायरमेंट में, अलग अलग क्रॉप्स उगाना शुरू किए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हम रोड्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डेवलप किया, बहुत सारा चीज़ हुआ, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन एंड ऑल, हैव यू एवर थॉट, तो ये आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो जैसा कि आप अभी मैंने पढ़ा आपको आपके लिए कि हम वाटरमेलन यूज क्यों करते हैं समर में और रोस्टेड पीनट विंटर में। तो वाटरमेलन क्या करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है तो उसको हम बैलेंस करने के लिए हाइड्रेट करते हैं। सो वही उसी तरीके से हमको एक बैलेंस बना के रखना है, परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है और ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि एक चीज़ें इक्विलिब्रियम में चलती रहें, एक चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहें, ठीक है, बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए, ठीक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन ए हारमोनियस वे। सो ह्यूमन को अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से यूज करना चाहिए और उनको एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। एंड दिस इज द स्टोरी यू कैन लर्न, ठीक है। नूरी, ए गर्ल फ्रॉम Mizoram from Ravi's class, often talk about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, ठीक है, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi teacher asked the student to draw a landscape, house and activities of the people and place they visit during the holidays. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको स्टोरी बताई जा रही है। देखो, नूरी एक गर्ल है जो मिजोरम से है, जो रवि की क्लासमेट है, ठीक है। वो उसके अपने 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 जो वहाँ पे लैंडस्केप है वहाँ पे मिजोरम में, उसके बारे में बताती है कि लसियस ग्रीन वहाँ पे इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो उसको इनवाइट करती है, जैसा कि वो देखती है कि रवि सैड है बिकॉज वो लॉस्ट कर गया मैच अपना, तो उसको इनवाइट करती कि ही हमारे यहाँ मिज़ोरम विजिट करने के लिए आओ। सो इसी को मतलब ये सब बता रही हैं चीज़ें इस तरीके से आपको इसमें क्या है, इसमें समझने की बात क्या है कि जो मिज़ोरम प्लेस है वो लसियस ग्रीन है, और क्यों है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट किस तरीके का है। तो एक इस तरीके से इससे एक आपको आइडिया लग रहा है, थोड़ा एक बेसिक इमेज क्रिएट किया जा रहा है, पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है आपके माइंड में, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी वेस्टफुल नहीं लिखी गई हैं, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कुछ सोच समझ के लिखा गया है, और इसलिए सोच के कि आपको एक इमेज बनाया जाए आपके दिमाग में, ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाएँ। तो जो टीचर्स हैं उनको वैकेशंस में बोलते हैं कि जो भी वैकेशंस पे आप जाओ तो आपको होमवर्क क्या है कि आप अपने लैंडस्केप जो भी देख रहे हो आप उसको आप अपने प्रिपेयर करके आना है आप लोगों को एज अ होमवर्क, ठीक है।
इन अ हॉलीडेज, जहाँ जहाँ विजिट करते हो वहाँ पे कैसा लैंडस्केप था। लाइक आप सपोज करो केरल में विजिट करते हो तो वहाँ का लैंडस्केप क्या था, वहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स और क्या इन्वायरमेंट है। आप अगर राजस्थान विजिट करते हो तो वहाँ का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इकोसिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे क्या है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, लेट्स डू टेक talk to some elderly person in your neighborhood and collect information about tree in his neighborhood। तो आप लोग अगर थोड़ा सा कर सकते हो तो ये काम करो, अगर आप कर सकते हो तो, कि अपने आसपास में, आपके आसपास कौन सी ट्रीज पाई जाती हैं आपके इन्वायरमेंट में। ठीक है, और इंडोर गेम्स, क्या क्या गेम्स आपके यहाँ प्ले किए जाते हैं, किस तरीके की फ्रूट्स आपके यहाँ मिलते हैं, किस तरीके की हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग द हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। लाइक कि आप समर्स में आपके यहाँ क्या पाया जाता है कि आप उसको यूज़ करते हो, विंटर्स में आप क्या यूज़ करते हो, मतलब आपका फूड पैटर्न क्या है, क्रॉप पैटर्न क्या है वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें आपको अगर कर सकते हो तो करो। इससे क्या है कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ओके, एंड अभी देखो कुछ एक्सरसाइजेज हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, और हम आंसर क्वेश्चन कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये देखो आपके लिए जो बेसिक स्टार्टिंग आपकी है, अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर करना चाह रहे हो, यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग करना चाह रहे हो, तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो ये छोटे छोटे दो दो लाइन के, एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं बेसिक, स्टार्ट यहाँ से करो, यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करो। एक चैप्टर पढ़ा, उसके सारे आंसर लिखे। ठीक है, उसके टिक कर आंसर भी जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। तो ये अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कंप्लीट तैयारी आपकी होती जा रही है। ठीक है, लाइक व्हाट इज एन इकोसिस्टम, छोटा सा डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके लिए लिखो आप व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके लिए आंसर लिखना स्टार्ट करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करो। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे जस्ट रीड द चैप्टर एंड दे स्किप द क्वेश्चन आंसर सेशन, जबकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जब यहाँ पे डील करोगे तो आपको जो अभी आपने पढ़ा है उसको आप रिलेट कर पाओगे, उसको आप समझ पाओगे। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी जब आप आंसर लिखोगे, जब आप उसको फील कर पाओगे। अदरवाइज जब आप पढ़ के केवल आगे बढ़ जाओगे तो केवल वो रीडिंग होगा और आपके दिमाग में कुछ भी रहेगा नहीं जब तक आप उसको सोच के लिखोगे नहीं। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर, आपको सबको पता है बट आप लिख नहीं रहे हो। अदरवाइज अगर नहीं लिख रहे हो तब भी आपको कम से कम ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए कि आप व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। अगर आपको लिखना है तो आप क्या क्या लिखोगे, उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूरी है कम से कम। ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करो ही करो अगर आप लिख नहीं रहे हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन उठाओ और इसका आंसर भी लिखना स्टार्ट करो। उससे क्या आपका आंसर राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा और आपकी थिंकिंग भी स्ट्रांग होंगी। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट सब बिल्ड होंगे। ओके, विच इज़ दी विच इज़ नॉट द नेचुरल इकोसिस्टम। अभी यहाँ पे बताना है आपको, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। सो आप लोगों को बताना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वैसे एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम हम क्रिएट करते हैं, एक्वेरियम जिसमें फिश रहती हैं और भी एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो एक्वेरियम हम क्रिएट करते हैं, ह्यूमंस द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, बट डेजर्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट है। ओके, सो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या नहीं है, एक्वेरियम, राइट। इसी तरीके सारे आंसर भी आपको करने हैं। विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। तो आपको बताना है ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो रिलीजन जिसमें ह्यूमंस होते हैं, मैंने आपको बताया था वहाँ दिखाया था, कम्युनिटी जिसमें ह्यूमंस होते हैं, बट लैंड जो है नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ओके, सो लैंड विल बी द राइट आंसर। विच इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, माउंटेन, सी और रोड। सो आप लोगों को बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, इनको करना है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी रोड। ओके, विच वी कंस्ट्रक्ट। विच इज़ द थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, क्या है थ्रेट इन्वायरमेंट के लिए, ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो क्या है थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, सो ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट्स का या अर्थ का एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना जो है आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर सकती है। उसकी बेरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट हो जाएगा, राइट। सो ये सारा बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन्वायरमेंट, ये सारा मैच दी फॉलोइंग है, इसको आप लोग करो। गिव द रीजन, मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट, वाई मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट, you have to give reason. Okay, you should write in points, 2 to 3 points.
plants and animal depend on each other. Why plants and animal depend on each other? You have to write 2 to 3 points. Okay, so this is the complete chapter of one. And if you like this video, then please like it and please share it with your friends who is in very need. and जो भी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर मैंने क्लियर कंप्लीट कराया है. तो प्लीज़ सारे आंसर लिखो आप लोग. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए जय हिंद.